छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागा। बोला कि अभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, तो मैंने तुरंत हमने ठीक है बैठो भी लो। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। उनके बदायूं आने के 3-4 दिन बाद ही इस घटना का होना कहीं न कहीं हमें तो उसी सूत्रधार का हाथ लगता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतने खराब हालात आजादी के बाद से पहले कभी नहीं। जंगल राज की पराकाष्ठा है योगी जी, इसको आप राम राज कहेंगे। ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या बदायूं में 2 मासूम बच्चों के कत्ल पर भी वोट बैंक की सियासत हो रही है? सवाल है कि मासूमों की हत्या करने वाले अपराधी के खिलाफ फौरन एक्शन हुआ, एनकाउंटर हो गया। एक एनकाउंटर में ढेर हो गया तो विपक्ष को टेंशन क्यों है? क्या बदायूं की वारदात पर वोट के लिए सियासी मेला लगाया जा रहा है? दरअसल बदायूं में घर में घुसकर 2 मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। साजिद और जावेद पर हत्या करने का आरोप लगा है। योगी की पुलिस ने इस हैवानियत पर तुरंत एक्शन लेते हुए एनकाउंटर में साजिद को मार गिराया, जबकि दूसरे आरोपी जावेद की तलाश जारी है। लेकिन मासूमों के साथ हुई इस हैवानियत पर सियासी रोटी सेकी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस वारदात के बाद बीजेपी को घेरने की कोशिश की और आरोप लगा दिया कि बीजेपी दंगा करवाकर चुनावी लाभ लेना चाहती है। क्या कुछ लिखा गया सोशल मीडिया पर, वो हमने आपके सामने रखा है। समाजवादी पार्टी ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। फिर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की पुलिस पर सवाल उठाते हुए अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को ही जीरो बता दिया। सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है ही नहीं, जीरो हो गई है। तो फिर एनकाउंटर अगर पुलिस ने कर दिया तो इसे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए दंगों की याद दिलाई। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने बिना नाम लिए शिवपाल यादव को इस वारदात का सूत्रधार बता दिया। सुनिए। इस प्रदेश में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इस प्रदेश में 300 दंगे हुए थे, और जिसमें से मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड शायद कोई नहीं भूला होगा, सबको याद होगा। और उसके सूत्रधार भी बदायूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, और उनके बदायूं आने के 3-4 दिन बाद ही इस घटना का होना कहीं न कहीं हमें तो उसी सूत्रधार का हाथ लगता है। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता, और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बदायूं की घटना पर कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। सियासत जमकर हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, परिवार किस तरीके से मातम में, मां का रो रो कर बुरा हाल है। योगी सरकार पर इस बीच विपक्ष हमला बोल रहा है और यूपी में जंगल राज होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने योगी सरकार से सवाल पूछा कि क्या यही राम राज्य है? सुनिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जंगल का राज है। इसलिए
हर अपराधी अपने मन की कर रहा है और पुलिस भी अपने मन की कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है, छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है योगी जी? इसको आप राम राज कहेंगे? मासूमे के कत्ल को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि साजिद ने पत्नी के गर्भवती होने की बात कही और बीमारी का हवाला देकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचा, पैसे मांगने की बात आई। लेकिन टाइम्स नाउ भारत ने साजिद की पत्नी से सवाल किया तो आरोपी साजिद का झूठ बेनकाब हो गया। सुनिए। ये जो बात साजिद के बारे में कही जा रही है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, बीमारी के लिए वो 5,000 रुपए के लिए गया था, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, कभी नहीं ना। आपकी तबीयत खराब है? ना, कभी ना, कुछ ना होगा। हम 15 दिन से अपने मायके आएंगे, 8 दिन से उनसे बात नहीं हुई है। हाँ, और रही प्रेगनेंसी की बात, वैसे कोई बात नहीं आएगी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि बदायूं डबल मर्डर में जीरो टॉलरेंस, फिर हिंदू मुसलमान क्यों है? योगी का फौरन एक्शन, अखिलेश यादव को टेंशन क्यों है? यूपी में बच्चों का गला रेत डाला, मौत पर सियासी मेला क्यों है? क्योंकि चुनाव है और पहले चरण में यूपी में जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो 8 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। क्या इसलिए भी इस पर बयान दिए जा रहे हैं? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शरद मणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल यादव आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। मैं शरद भाई आपसे शुरू करता हूं, तब तक चंचल जी जुड़ जाएं। कहा जा रहा है कि दंगे कराकर बीजेपी चुनाव जीतती है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई है योगी राज में, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। देखिए, कुछ दल ऐसे हैं जिनकी मानसिकता हमेशा से किसी भी घटना को जाति और धर्म के नजरिए से देखने की रही है। अब ये घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना में जो फैक्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो हर किसी के पास आ चुके हैं कि वो लोग पड़ोसी थे, पड़ोसी होने के नाते घर पे उनका आना जाना था, बच्चे भी उनके घर पर, उनकी दुकान पर आते जाते थे, और उस दिन भी वो घर पर पहुंचा है, उसने चाय पी है, चाय पीने के साथ साथ ये कह के कि पत्नी की तबीयत खराब है, पत्नी उसकी प्रेग्नेंट है, उसको 5,000 रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार का दोनों परिवारों में आपस में एक तरह का एक अच्छा रिश्ता था। अब घर में बैठ के उसने इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। फौरन पुलिस उसमें सक्रिय हुई, पुलिस ने उसमें कार्रवाई की। जब अपराधी को पकड़ने का प्रयास हुआ, अपराधी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, अपराधी मारा गया। अब इस घटना में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो बयान आए, मुझे लगता है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस प्रकार की ओछी बयानबाजी कोई स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो। समाजवादी पार्टी जिस निचले स्तर पे जाके इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है, उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है, वो इस घटना को धर्म के एंगल से देख रहे हैं, अपराधी के एंगल से नहीं देख रहे हैं। कानून ने तो अपराधी के एंगल से देखा कि जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अपराध करके जो भागा हुआ है उसके खिलाफ भी बहुत तगड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक वक्त है, चुनाव का वक्त है, समाजवादी पार्टी ने अगर जरा भी संवेदना रही होती तो उन्होंने इस पूरी घटना को संवेदना की दृष्टि देखा होगा। आज जिन 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई है, उनके प्रति जिनकी भी सहानुभूति है, वो समाज का हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस गुनाह को अंजाम दिया, जो मारा गया या जिसका भाई भागा गया है, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे? आप साजिद के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे? आप उसके भाई के खिलाफ जो कि घटना के बाद से फरार है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे? साजिद की मां तक उसके खिलाफ बोल रही है, साजिद की पत्नी का बयान आपने स्वयं दिखाया। तो साजिद ने जो गुनाह किया उसको लेकर हर वर्ग का व्यक्ति आज उसके खिलाफ बोलने को तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हर घटना को ये जाति और धर्म के लिहाज से देखते हैं, इसलिए इस घटना में भी जिस प्रकार का बयान उनके नेताओं का आया है, मुझे लगता है उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को मैं सुन रहा था और आपने शायद अगर उनका शुरुआत से दिखाया होता तो जिस प्रकार से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, लिटरली हंसते हुए जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश और समाज के लोग बहुत समझदार है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी उस हाशिए पर पहुंच चुकी है, विपक्ष उस हाशिए पर पहुंच चुका है जहां जनता ने उनको सजा दी है, इसके बाद भी चेतने को तैयार नहीं है। इस घटना को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, क्योंकि 2 मासूम बच्चे मारे गए, बेगुनाह बच्चे मारे गए। वो उसको भैया कहते थे, उनका बयान सुनिए, वो कहते हैं हम साजिद भैया के वहां जाते थे, बाल कटवाते थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई कह रहा है गलत घटना हुई, नहीं होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से पूरी घटना का एक तरह से नहीं, एक और अपडेट है शलभ जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक और अपडेट ये है कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे, नाम भी आ गया था, समाजवादी पार्टी फिलहाल इस डिबेट में शामिल ही नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये भी एक अपडेट है। सियासत हुई, नाम उछाला, दंगे कराकर बीजेपी चुनाव जीतती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता तो आ गए लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं डिबेट में। उसका कारण राकेश भाई,
यहाँ बैठेंगे, मुझे लगता है कोई भी जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो इस घटना की निंदा करेगा। साजिद ने जो किया उसके गुनाह की निंदा करेगा, उसकी आलोचना करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर बैठते तो वो कैसे निंदा कर पाते? क्यों? क्योंकि हर घटना को अलग नजरिए से देखने का उनका अपना काम है, वो राजनीति करते हैं। आज इस घटना को लेकर मैं कहता रहा हूँ कि साजिद की बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कम से कम उन्होंने कहा, वो महिला, उन्होंने कहा कि नहीं, उसने गुनाह किया, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, ये गुनाह हुआ, उसको सजा मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिस प्रकार से बयान आ रहा है, समाजवादी पार्टी डिबेट का बायकॉट जिस प्रकार से कर रही है, ये बहुत स्पष्ट हो सकता है कि उन्होंने हर घटना को जाति और धर्म से देखा। और ये पहली बार राकेश भाई, ठीक है, जाति और धर्म से देखा है तो मैं पूछ ही लेता हूं, शलभ जी पूछ ही लेता हूं। सैयद जवाद और मेहरदीन रंगरेज आपके पास में आऊंगा। सैयद जवाद, सवाल ये कि क्या साजिद एक खास धर्म से इसलिए इस तरीके के बयान दिए गए, और उसके बाद अब क्या तो भाई हम आएंगे नहीं, क्योंकि पता है कि जवाब देना शायद मुश्किल हो जाएगा। राकेश भाई, पहले तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और विषय की जांच होनी चाहिए, और संवैधानिक तौर पे जितनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है करना चाहिए। लेकिन आप दूसरा एक पस मंजर देखिए कि डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अपराधियों के आगे है बिल्कुल लाचार। एनसीआरबी का डेटा देखिए, उत्तर प्रदेश में क्यों ये अपराध बढ़ रहे हैं और क्यों ये घटनाएं हो रही। राकेश भाई, ये पहली घटनाएं नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं जवाब भाई, एक बात बताइए, आपने शुरुआत में कहा कि लाचार है, तो पकड़ के एक आरोपी भाग रहा था, एनकाउंटर कर दिया, तो इसको लाचारगी कहते हैं क्या आपकी भाषा में? देखिए, आप ये देखिए, आप एनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं, और नहीं, पहले ये बता दीजिए, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, एक एक करके आगे बढ़िए। आपने कहा कि लाचार है, तो क्या एनकाउंटर करना लाचारगी का प्रतीक होता है? आपके हिसाब से ये परिभाषा है लाचारगी की? राकेश भाई, आपने शरद त्रिपाठी को अरे आपको भी दूंगा, मेरी एक छोटी सी क्वेरी है, वो सॉल्व कर दीजिए, फिर आपको समय दूंगा। पूरा अपना वक्तव्य रख लूं मैं? अपना नहीं, पूरा वक्तव्य रखिए, मैं समय दूंगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, एनकाउंटर कर देना क्या लाचारगी की परिभाषा हो सकती है क्या? आपको ये जांच का विषय है। आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? बेटियों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, अच्छा। घटनाएं हो रही हैं, मार दी जा रही है, जला दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ढकोसले थे, अच्छा। वो तो सारे फेल हो गए। लेकिन तो ये ढकोसले आपके हिसाब से सबसे ज्यादा है इस समय यूपी में? राकेश भाई, फिर आप इंटरप्ट कर, सुनिए पूरी बात भाई। आप अगर है तो निवेदन आपसे, ये 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा मुझको। ठीक है। आप ये कह रहे थे, आप देखिए कैसी उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए के लिए मर्डर हो रहे हैं। किस तरीके से लोगों के जीवन के ऊपर सख्तियां मुसल्लत हो रही हैं, और यहाँ पे अपना पीठ थपथपाया जा रहा है, बाजा बजाया जा रहा है। दिन रात जो है वो मोदी बैंड और योगी बैंड बजता रहता है। ये क्या आपराधिक घटनाएं सरकार की पोल नहीं खोल रही है? क्या करती है पुलिस? दिलों के अंदर जो है सरकार का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है अपराधियों के। अच्छा, आप निरंतर फेल हुए हैं। कोई भी आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए, चाहे महिला, मैं वो डेटा भी बता दूंगा। सैयद जवाद, वो डेटा जरा स्क्रीन पर डाल दीजिए। सैयद जवाद अगर देख पाए, भले आप गाड़ी में बैठे, नहीं तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। पहले शलभ कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब सैयद जवाद साहब का दर्द देखिए, हम समझ सकते हैं। अभी आपने उनसे पूछा एनकाउंटर हुआ, आप उसके साथ खड़े कि नहीं खड़े? बोलते जांच होना चाहिए। अतीक अहमद वाली घटना हो, अतीक अहमद के लोगों ने जिस प्रकार से उमेश पाल को मारा, आपने देखा उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई हुई। अरे जवाद साहब, ये उत्तर प्रदेश है। आप जिस खौफ की बात कर रहे हैं, वो खौफ आज मुख्तार, अतीक, तमाम जो गैंग है ना, उनके दिलों में पनपा हुआ है, जो भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जाके गुहार लगाते हैं कि हमें बचाइए, योगी जी की सरकार से बचाइए, योगी जी की सरकार की पुलिस से बचाइए। उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, तब यही मुख्तार अंसारी खुलेआम जिप्सी पर घूमता था और दंगे कराता था। यही अतीक अहमद राजू पाल का दिन दहाड़े मर्डर कराता था। आज इस प्रकार का खौफ है कि कमलेश तिवारी की मां ने भी आरोप लगाए थे। ये है उत्तर प्रदेश कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई थी, उनकी मां ने भी कुछ बोला था, वो नहीं दिखाया आपने। अरे बेचैन में वो नहीं दिखाया आपने, और ये सब होता है। दिखा दीजिए राकेश पांडे जी, कमलेश तिवारी की मां ने क्या बोला था? आज जिनके मारे जाने के ज्यादा हो रहे हैं, ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी। ये डबल स्टैंडर्ड राजनीति नहीं चलेगी देश के अंदर। अपराधी सरेआम घूमते रहते हैं और अपराध उत्तर प्रदेश में रुक नहीं रहा है। जवाब साहब गोली खाएगा, अपराध नहीं रुक रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी जो बौखलाहट है, खूब समझ रहे हैं। बात को लेकर बिलबिला रहा है
आपका बिल आपका वियतनाम समस्या है, लेकिन अभी और बिल और तकलीफ आएगी अभी आपको, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट हैं जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ अच्छा ठीक है चलामणि त्रिपाठी जी और सैयद जवाद, मैं दोबारा लौटकर आप लोगों के पास आता हूं। अरे रुकिए सैयद जवाद, और जो एनसीआरबी का डेटा मांग रहे थे, एक आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जनरल नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। 2016-17 में तो अखिलेश यादव की सरकार चली गई थी, लेकिन 2016 और 2022 की कंपैरिजन कर लीजिए। 4 अपराधों में, हत्या, बलात्कार, डकैती और अपहरण में यूपी नंबर 1 हुआ करता था। और आज 22 का अगर आपको मैं डेटा बता दूं, 28वें, 24वें, 31वें और 30वें नंबर पर। तो जरा एनसीआरबी का डेटा उठाकर पढ़ लिया करिए, होमवर्क करके आया करिए, वरना लोग आपके ऊपर हंसेंगे जाकर कि क्या 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 कराते हो। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो। लेकिन मेहरदीन नंगरेज, मैं उदय जी आता हूं, लेकिन मेहरदीन नंगरेज एक सवाल, अरे रुक जाइए भाई, इतनी बौखलाहट अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि आप बुलडोजर तक लेकर चले जाएंगे, ये क्या साजिद के धर्म की वजह से ये बौखलाहट है? मेहरदीन नंगरेज रुक जाइए प्लीज, जवाब प्लीज रुक जाइए, अभी बाकी मेहमान का रुख करने दीजिए, अभी सबसे ज्यादा आपको समय मिला है, तो इतनी बौखलाहट अच्छी बात नहीं है, रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। सैयद जवाद जी, इतने गुस्से में आप क्यों रहते हैं? ये हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। अरे थोड़ी शांति से भी डिबेट हो सकती है। अरे गुस्सा आएगा, अरे रुकिए भाई, गुस्सा इस देश में सियासतदानों को तब भी आया जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया, जो कि कन्विक्टेड रहा। गुस्सा तब भी भाईचारा इस देश में खराब हो रहा था। रुक जाइए प्लीज, अभी सिर्फ मेहरदीन की आवाज ऑन एयर जा रही है। मेहरदीन भाई, ये बौखलाहट क्यों है? साजिद के धर्म की वजह से, जबकि वो तो एक आरोपी। देखिए, धर्म के नाम पर जब सरकारें एनकाउंटर करना शुरू कर देंगी, अगर ये कोई वाकया अगर किसी हिंदू भाई ने कर दिया होता तो उसको पुलिस जो है अदालत में पेश करती और उसको न्याय दिलवाती, उसको जो है उसको सजा दिलवाती। मगर यहाँ पर उल्टा हो गया, सजा जो है पुलिस रोड पर दे रही है यूपी की सरकार, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश हिटलरगिरी से चले। अदालतें बंद कर देनी चाहिए यूपी में, कोर्ट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहां से न्याय नहीं मिलेगा किसी को, ना किसी को वहां पे जो है। अरे मेहरदीन, जब भागेगा पुलिस पर हमला करेगा, रुकेगा नहीं तो पुलिस उसको कैसे पकड़ेगी भाई? पुलिस पर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस कहेगी आओ गोली मार दो, सीना ठोक कर खड़ी हो जाएगी क्या आगे, या फिर उसका जवाब देगी गोली का गोली से? सुनिए, मुसलमानों का ही फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, बताइए आप। SC ST OBC लोगों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। क्या मेहरदीन, अतीक के अपराधी भागना, सुनिए ना, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, तब भी आपका यही टेप बज रहा था, और एक बार फिर से आपने वही टेप बजाना शुरू कर दिया है। अरे राकेश भाई सुनिए, बंबई के प्रदीप शर्मा नाम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने किसी हिंदू भाई का एक एनकाउंटर कर दिया, उन्होंने जंग लड़ी, अपनी बात रखी। अरे तो हुआ ना उस मामले में फैसला, इस देश की अदालत ने फैसला दिया ना प्रदीप शर्मा के मामले में। कोई आज के डेट में प्रदीप शर्मा को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हो जाएगा अगर इस देश की अदालत ने फैसला सुनाया तो। लेकिन दिक्कत आपकी यह है कि आप डिफेंड करने के लिए तब भी खड़े हो जाते हैं जब एक कन्विक्टेड का एनकाउंटर होता है। नहीं सुनिए, अतीक के बेटे का एनकाउंटर आपको आज तक गड़बड़ लगता है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये हर तरीके से फेलियर है। ठीक, चलिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके हाथ में मेहरदीन नंगरेज की कहने की वजह से सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसने एक न्याय देने वाले लोग, क्योंकि उसने एनकाउंटर कर दिया उसकी पुलिस ने। अवधेश जी, ये सारी मांगे क्या इसलिए हैं क्योंकि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अधिकतर जगहों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। तो क्या ये वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके के बयान दिए गए? उसके बाद क्या तो हम डिबेट में नहीं आएंगे। देखिए राकेश पांडे, ये पूरी घटना, उस घटना पर हो रही विपक्ष की प्रतिक्रियाएं और हमारे टेलीविजन पर जो हमारे 2 मित्र बैठे हैं, इनका वक्तव्य भारत के आम आदमी की चेतना को झकझोरने वाली है कि इतनी भयावह घटना हो गई। एक आदमी जिससे उसका रिश्ता है, वो पैसे लेके ऊपर जाता है, चाकू घोंप देता है और कहता है कि मैंने आज अपना काम पूरा कर दिया, चला जाता है। तो पहले तो वो योगी सरकार का दोष है, उसका इनकाउंटर हो गया तो मुसलमान है इसलिए मारा गया है। तो आप इसमें कौन सी तार्किक बात करेंगे? किसी के साथ हमारे रिश्ते हैं, वो घर में हमारे आता है, हमारे बच्चों का मर्डर कर देता है, इसमें कानून और व्यवस्था क्या कर सकती है भाई?
अगर इस ढंग की मानसिकता बनी हुई है, कोई इसको हिंदू मुसलमान के रूप में देखता है, नहीं देखता है, पुलिस की जांच से स्पष्ट होगा कि वो चाकू लहराते हुए क्यों कह रहा है कि हमने तो अपना काम पूरा कर लिया, वो भी सामने आएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए किसी मुसलमान से हिंदू के मर्डर कराने की जरूरत है? जो आरोप लगाया जा रहा है, ये क्या किसी के गले उतर सकता है? मुसलमान का हिंदू का मर्डर कराएगी क्या बच्चों का भारतीय जनता पार्टी और सैयद जावेद और बाकी सारे लोगों के से इस प्रकार से आरोप को झेलेगी? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी को वाकई किसी का मर्डर करा के दंगा कराने की आवश्यकता है? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है यूपी में? बताइए, एक सर्वे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में हमारी राजनीति और हमारे कुछ साथी जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, उनका पता नहीं अंतरात्मा कहां चली गई है कि वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कहीं भी हो तो उनकी मनुष्यता रहती ही नहीं है। वो झूठे आंकड़े ले आएंगे और इस पर एक आलोचना नहीं है कि भैया पहले वो आदमी मर्डर क्यों किया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने गलत एनकाउंटर किया है, मान लीजिए, तो कोर्ट सजा देगी, लेकिन अपराधियों के अंदर तो इसी से भय पैदा हुआ है। आप योगी आदित्यनाथ सरकार के पक्ष में हो, विपक्ष में, सुनो भैया सुनो, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, आप गुस्से में रहो कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? अरे सुनो, सबसे बड़ा यूएसपी यही है ना कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को कंट्रोल किया है। वहां के माफियाओं को यह भय होता है कि अगर मैं जेल में नहीं गया तो मैं मर सकता हूं। तो इसके सामने अब इससे ज्यादा अपराधियों में भय कहां से पैदा होगा? लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जैसे कह रही है, जैसे कह रहे हैं, मैं इसको मानूं ना मानूं, लेकिन क्या इससे संदेह पैदा नहीं होता है कि जानबूझ करके ये मर्डर क्या करा दिया गया है कि ये बताया जाए कि योगी सरकार विफल है, योगी सरकार कानून और व्यवस्था के मामले पर विफल है, जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप तो इधर आएगा कि क्या आप लोगों ने ही जानबूझ कर एक कांड कराया है कि हमको आरोप लगाने का मौका मिले? इसका क्या उत्तर है? जब गैर जिम्मेवारी बात करनी है तो फिर तो इसी ढंग से बात की जाएगी। नहीं, एक मिनट रुकिए। अरे सैयद जवाब, अरे भैया, अरे सैयद जवाब सुनिए, ये वरिष्ठ पत्रकार बन के महिमा मंडन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सैयद जवाब, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आप जो है गलत आंकड़े देते हो, आपको डाटा का पता नहीं होता है, आप बैठ के गुस्सा कर रहे हो। एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच जो आपस के संबंध है वो कितने खराब हो गए इस दो व्यक्ति के बीच से। कोई मुसलमान किसी के घर में जाएगा, इसके बाद जल्दी से कोई विश्वास करके आने देगा? ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा मैंने स्टेटमेंट? मेरा पहला वक्तव्य क्या था? जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बंद करके बैठे हैं उनसे पूछिए मेरा वक्तव्य क्या था। सुनो, बंद करके नहीं बैठे हैं, आपको भी पता है कि मैं क्या हूँ। मैं बंद करके बैठा हूँ, मैं हूँ नहीं, मुझे आप क्या है? नहीं हूँ नहीं, जानता हूँ अच्छे से, नहीं हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ नहीं, तू मामे का डिबेट में नहीं करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बतौर अरे सुनिए ना सैयद जवाब, बतौर पत्रकार अवधेश जी की क्या हैसियत है, वो आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हो। अरे सुनिए ना भाई, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर किसका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये आप खुद सोचिए। और आप पत्रकार बनकर के किसका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सोचिए। हम किसी का प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे हैं, हम इस देश के लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ सकती है तो फिर आपकी सोच पर धिक्कार है सैयद जवाब, और आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट होने पर फिर धिक्कार है। चलिए, मेहरदीन अंग्रेज आ चुके हैं। अरे रुकिए भाई, रुकिए। मेहरदीन अंग्रेज उलझिए नहीं, धमकी मत दीजिए भाई, धमकी वाला समय जा चुका है। सैयद जवाब, तो ये धमकी वाली भाषा मेरे सामने, मेरे शो में बिल्कुल मत दिया करिए। और देश और राज्य में भी ये माहौल नहीं है कि कोई किसी को धमकी देकर चला जाएगा, तो ये धमकी मत दिया करिए प्लीज। मेहरदीन अंग्रेज, आपने कहा कि एनकाउंटर हो गया, गलत हो गया, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला उन दो मासूम बच्चों के लिए जिस पर चाकू से वार कर दिया। देखिए राकेश भाई, जब देश में अदालतें हैं वो तय करेंगी कि किसको क्या सजा देनी है, ये सरकार तय करेगी, उसका एनकाउंटर कर देंगे आप। अगर वो मुसलमान है, इस बुनियाद पर अगर उसका एनकाउंटर कर देंगे तो ये सरकार कितना तुष्टिकरण कर रही है? क्या अदालतों पर हमें विश्वास नहीं है?
क्या अदालतों में संविधान पर उनका विश्वास नहीं है? अच्छा। उनका विश्वास एनकाउंटर पर है। अरे तो सुनिए क्या भाई, ऐसे देश चलेगा? अरे क्या सुनिए ना ऐसे देश मेहरदीन, चलेगा? अरे एक मिनट रुकिए न्यायालय आप ही बन गए हो, एक मिनट रुकिए न्यायालय की बात है। न्यायालय अरे नहीं रुकिए बन ना, गए, आपने थामा फैसला दे दिया। रुकिए, अरे सुनिए मेहरदीन रुकिए, अरे रुकिए भाई, रुकिए सुनिए, अगर आप कह रहे, अरे सुनिए, फिर मुझे अपना सवाल आपको सुनवाने के लिए आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, तो मत ये क्या करिए, सवाल बोला करूं, सुन लिया करिए, फिर बोलिए, चुप हो जाया करिए। आप कह रहे हैं अदालत पर विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, सुनिए ना भाई, तो इस देश की अदालत ने ही राम मंदिर को लेकर फैसला दिया, आप हर दिन सवाल उठाते हैं। सीए पर विरोध करेंगे, सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर देंगे, आगजनी हो जाएगी भाई, अदालत पर तब विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? हम अदालत पर विश्वास करते हैं, संविधान हमें जो है इजाजत देता है। तो जाइए ना फिर अदालत में, क्यों सड़क पर हंगामा होता है, क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है? की सरकार मुसलमान विरोधी सरकार है, और ये मुसलमानों पर जितने भी जुल्म चला बड़ी भाई, ये बिल्कुल जो सवाल मैंने अवधेश जी से पूछा था बतौर पत्रकार उनका विश्लेषण जानने के लिए, क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि चूंकि पहले चरण का चुनाव सहारनपुर में है, कैराना में है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, तो क्या इन 8 जगहों को ध्यान में रखकर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है? नहीं राकेश भाई, मैं तो ये कहूंगा कि साजिद तो एक कठपुतली मात्र है, उसके पीछे वो दरिंदे हैं जो बैठ के उसकी घटना को जस्टिफाई करते हैं और इस प्रकार की दलीलें देते हैं। असली दरिंदे वो है जो ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर किसका हो रहा है। मैं पूछता हूँ, विकास दुबे कौन सा मुसलमान? जो राठी गैंग मारा गया वो कौन सा मुसलमान था? अरे उत्तर प्रदेश में कोई जो कार्रवाई हुई है वो जाति धर्म के आधार पर नहीं हुई, लेकिन ये तो सत्ता चलाता है डिफेंड करने के लिए। कितने निकृष्ट आप इनकी भाषा सुनिए। ठीक है, 2 मासूम बच्चे मारे गए, उस पर इनके आंसू नहीं निकलते। 2 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया, जो उसको भैया कहते रहे, उस पर इनके सबके अफवाह है, लेकिन इनको तकलीफ इस बात की। ठीक है, एक ब्रेक लेना होगा शलभ जी, मैं रोकता हूं, एक ब्रेक लेना होगा। और मेहरदीन कम से कम क्या बोलते हैं टेलीविजन पर, उससे बैठकर सोचा करिए, क्या बोलते हैं ये पहले से तय कर दिया करिए। 2 बच्चों के बारे में बोल देते हो तो शायद बहुत अच्छा लगता। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।